गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि कंसंट्रेशन को परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। फिर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को देखा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कि हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की, मोलरिटी कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की, मोलरिटी किसी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं, और एक एडिशनल मेथड देखते हैं H2O2 के लिए स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम के टर्म में। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे जो कंसंट्रेशन के टर्म, उसमें होगी नॉर्मेलिटी। पहला टर्म नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा टर्म इसमें मोलरिटी पढ़ेंगे और तीसरा टर्म मोलरिटी पढ़ेंगे। चौथा एक एडिशनल मेथड यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम के रूप में H2O2 के लिए। एक एक करके देखते हैं कि नॉर्मेलिटी होती क्या। नॉर्मेलिटी को हम लोग नॉर्मलता बोलते हैं। पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसका फार्मूला देखते हैं। नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन यह कहती है कि पर लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो उपस्थित होता है वह सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होती है। अब पर लीटर सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी जो हम लोग लिखेंगे, नॉर्मेलिटी को n से अगर लिखें तो नॉर्मेलिटी होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दें। अब वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो हम लें वो लीटर में लें, ये मतलब है इसका। और ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग लेते थे वह ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे सॉल्यूट का जो डिसॉल्व किया गया। सॉल्यूट का अगर लेंगे तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट। यही होता है ग्राम इक्विवेलेंट। जिसका आप ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं उसका वेट को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। आप सॉल्यूट की बात करेंगे नॉर्मेलिटी में कि सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन में कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप लीटर में लिख रहे हो, यही से फार्मूला हमारा बन जाएगा N इक्वल टू, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम W से लिखें अपॉन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम V से लिखें, लीटर में है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका जो है वो लीटर में है, लीटर में है। अब देखें आप कि नॉर्मेलिटी के लिए जो फार्मूला आपका बन गया वो बन गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम V लीटर में। अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में, जनरली सॉल्यूशन आपके मिलीलीटर में दिए जाएंगे, वॉल्यूम जब आपका मिलीलीटर में हो तब V का जो टर्म है वो मिलीलीटर में हो तो N इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V आपका ml में हो जाएगा, और ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जो मेन फार्मूला नॉर्मेलिटी का आपको मिला वो मिला W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 100 अपॉन V। जहां ये जो W आपका निकलेगा ये वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिखना है। इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का ही लिया जाएगा। V जो होगा वह होगा आपका
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग मिलीलीटर में लेंगे, एमएल में लेंगे। तो ये मेन फार्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का। तो अब नॉर्मेलिटी का मतलब क्या था? सल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन में जितना होगा वह उसकी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी। सल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन में जितना होगा वह उसकी नॉर्मेलिटी होगी। अब इस डिफिनेशन से हम लोगों ने फार्मूला जो नॉर्मेलिटी का पाया, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गई वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन वी। वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वह मिलीलीटर में, एमएल में। आगे का जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। सारे कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ लेते हैं, 3 हैं और एक एडिशनल मेथड H2O2 के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म अगला आता है वो आता है मोलरिटी। मोलरता बोलते हो इसको। इसके लिए जो डिफिनीशन पढ़ते हो कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए आप। और सॉल्यूशन वॉल्यूम का आपको लेना है लीटर में। अब सल्यूट का नंबर ऑफ मोल के लिए जब आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो वेट ऑफ सल्यूट ग्राम में लेना होगा जब आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वॉल्यूम को V से लिख दें और इसको लीटर में कर दें। अब हम लोगों ने कहा कि सॉल्यूशन जनरली मिलीलीटर में दिए जाएंगे, तो अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो हम फार्मूला यहीं से आपको मिलीलीटर में निकालना सिखा रहे हैं। तो यम इक्वल टू हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग W से लिखें और A इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग बताएंगे कि ये जो V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो मिलीलीटर में है। अब हमको जो फार्मूला मिलेगा वो फार्मूला मिलेगा यम इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V। ये मोलरिटी का हमको फार्मूला मिला। और यहां पे W जो है ये वेट ऑफ सल्यूट है ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा आपका मिलीलीटर में। ये विलेय का भार है ग्राम में और ये बिलियन का आयतन है मिलीलीटर में। तो जो आपकी मोलरता, मोलरिटी का जो फार्मूला हुआ तो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V। अगला टर्म हम लोग देखते हैं। अगला टर्म जो कंसंट्रेशन का आता है वो आता है मोललिटी, मोललता बोलते हैं इसको, मोललिटी, मोललता बोलते हैं इसको, मोललता। अब इसकी जो डिफिनीशन, इसको स्मॉल m से हम लोग लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन में हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के वेट से इसको डिवाइड कर देना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है केजी में। यहां ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए जितने केजी, जितने वेट के सॉल्वेंट की आवश्यकता होगी, जितने केजी सॉल्वेंट की आवश्यकता होगी, वह मोलरिटी कहलाएगा। ये इसका डिफिनीशन का फार्मूला हुआ। अब इसी से इसका मेन फार्मूला जनरेट होगा। m इक्वल टू, ऊपर वाले को तो हम लोग मोलरिटी के टर्म में देखे थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम कैपिटल W लिखें, और कैपिटल W जो है ये केजी में है, तो हम लोग अगर इसको यहीं पर ग्राम में चेंज कर दें तो m इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैपिटल W अपॉन 1000। और यहां पर कैपिटल W जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसे हम लोगों ने चेंज कर दिया ग्राम में। अब यहां से मेन फार्मूला मोलरिटी का आपका बन जाएगा m इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। यहां स्मॉल w जो है ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया ग्राम में, कैपिटल W जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया ग्राम में, ये भी ग्राम में है। तो ये मेन फार्मूला हो गया मोलरिटी का। तो मोलरिटी का जो मेन फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन W। W है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में। अब हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म में कहा था कि एक एडिशनल मेथड यूज करते हैं H2O2 के लिए। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर। H2O2 के लिए हम लोग एक एडिशनल मेथड यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम का ना। तो सीधा सीधा लिखते हैं जैसे X वॉल्यूम ऑफ H2O2, X वॉल्यूम करके या किसी वॉल्यूम H2O2 कर देंगे, जैसे X वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2, वॉल्यूम ऑफ मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रूप में हम इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। इसका मतलब समझ लो और इसकी चेंजिंग समझ लो, फिर आपको आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब होता है अगर X वॉल्यूम H2O2 दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि X ml O2 लिबरेट हुई डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन 1 ml H2O2 के साथ। मतलब X वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये हुआ कि X मिलीलीटर ऑक्सीजन लिबरेट हुई 1 ml H2O2 के डिकम्पोजिशन में। तो सीधा सीधा मतलब है कि ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी तरह से ये बिहेव करने लगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, इसमें H2O2। तो इसको नॉर्मेलिटी की चेंजिंग आप सीख लीजिए जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस होती है। अगर X वॉल्यूम H2O2 है तो इसका नॉर्मेलिटी जो हम लोग निकालते थे N इक्वल टू हो जाएगा X अपॉन 5.6। सीधा सीधा ये समझिए, अगर किसी का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की दी गई है, तो उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आप 5.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अब 5.6 क्यों आता है, ये ऑक्सीजन के लिए आपको बताया गया था कि जब हम वॉल्यूम निकालते थे किसी इक्विवेलेंट का, 1 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम निकालते थे, तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम निकाला गया था तो 5.6 था। और यहां पर देखा हम लोगों ने कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही लिबरेट हो रहा है। तो सीधा सीधा ये याद रखिए कि अगर X वॉल्यूम करके H2O2 हो तो उसकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन में, ये इसको रिप्रेजेंट करने का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है जो H2O2 को कंसंट्रेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में करते हैं। और लिखते कैसे हैं, X वॉल्यूम H2O2, या X का मतलब कुछ भी डिजिट हो सकती है,
अब इसको हम नॉर्मेलिटी में चेंज कर लेंगे तुरंत जब भी हमको मिलेगा, और नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअली उठाते हैं, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। छोटे क्वेश्चन आप किताब से करते रहिएगा, बाद में हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम पूरी तरह से आपको क्वेश्चन की एक लिस्ट देंगे, जिसे आप करते रहिएगा। जो भी समस्या होगी उसे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोललिटी ऑफ 98% H2SO4 बाई मास। ये पहला क्वेश्चन आपका है। आपको 98% H2SO4 बाई मास दिया गया है और इसकी नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है और मोललिटी आपको निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि हम इससे जानेंगे क्या, क्योंकि इसी से हमको चीजें मिलेंगी। तो ये आपको जो गिवन है वो है 98% H2SO4 बाई मास का मतलब क्या हो गया, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। केवल इतने से आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोललिटी निकालना है। अब इसकी मीनिंग अगर आपको मालूम होगी, जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज पढ़ा था तब हम लोगों ने मीनिंग भी बताई थी। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, फिर फार्मूला जनरेट किया था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता था, फिर फार्मूला जनरेट हुआ था। और वेट बाय वॉल्यूम क्या क्या मतलब होता था, वहां हम लोगों ने सीखा था। अगर ये आपको मालूम है कि इसकी मीनिंग क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यह देखा था कि वेट बाय वेट का जो परसेंटेज देता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होगा 98% वेट बाय वेट का मतलब यह होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम सल्यूट H2SO4 है। समझ रहे बात को। तो आपको वेट सॉल्यूशन का भी मिल जाएगा और वेट सल्यूट का भी मिल जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब यह होगा कि यहां से अगर हम वेट ऑफ सल्यूट की बात करें तब वो कितना मिलेगा आपको, 98 ग्राम। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता था, जैसे 98% वेट बाय वेट का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम सल्यूट है। वेट ऑफ सल्यूट कितना हो गया, 98 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। एक चीज और इसमें दी है, सॉरी क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 1.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 1.8। तो यहां हम लोगों ने 98% H2SO4 बाई मास का मतलब निकाल लिया कि यहां वेट ऑफ सल्यूट होगा 98 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। अब हम लोग नॉर्मेलिटी का फार्मूला पढ़ते हैं, एक एक फार्मूला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि हमको किस चीज की आवश्यकता होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको मालूम हो गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखते हैं, नॉर्मेलिटी N बराबर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन V। V होता है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। अब हम लोग देखें कि हमको मालूम क्या है। वेट ऑफ सल्यूट मालूम हो गया, पहले चीज। इक्विवेलेंट वेट सल्यूट आपका H2SO4 ही होगा, क्योंकि यही डिजॉल्व किया जाएगा, इसी का सॉल्यूशन बनाया जाएगा वाटर में घोल के। तो ये आपका सल्यूट है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी हमको मालूम हो जाएगा। तो वेट और इक्विवेलेंट वेट हमको मालूम हो गए। फिर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन हमारा वेट में है, हमको चाहिए वॉल्यूम में। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको वेट को वॉल्यूम में चेंज करना होगा या वॉल्यूम को वेट में चेंज करना होगा, तब आपको वो डेंसिटी का टर्म अवश्य देगा। तो यहां डेंसिटी का टर्म है अपने पास। तो हम लोग दो चीजें कर लें कि वॉल्यूम निकाल लें और इक्विवेलेंट वेट निकाल लें, फिर हमारे फार्मूले में हम सबको लिख देंगे। तो अब देखें, इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे H2SO4 का, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चार्ज एट कैटायन और एनायन। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए H2SO4 का आयनाइजेशन आप कर दें तो 2H+1 और SO4-2, टोटल नंबर ऑफ चार्ज एनायन कैटायन पे 2 हो गए अपॉन 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो गया वो 49 हो गया। एक चीज मिल गई। दूसरा हमको चाहिए वॉल्यूम, दिया है आपको वेट। वेट सॉल्यूशन का है 100 ग्राम और वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको डेंसिटी टर्म भी मालूम है। तो डेंसिटी टर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी टर्म आपका है 1.8 और वेट आपको मालूम है 100, वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा आपका V इक्वल टू 100 अपॉन 1.8 ml। तो दोनों चीजें हमको मिल गई, हमको इक्विवेलेंट वेट भी मिल गया और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। और वेट ऑफ सॉल्यूट हमको ऑलरेडी मिला हुआ था, फार्मूले में रख दे, यहां रख रहा हूं भाई। तो नॉर्मेलिटी हो गई, वेट ऑफ सॉल्यूट था 98, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाला 49 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला 100 अपॉन 1.8। तो n इक्वल टू हो गया 2 इंटू 18 हो जाएगा भाई ये। तो n हो गया आपका 36। तो नॉर्मेलिटी जो आपकी निकली वो हो गई 36 n। नॉर्मेलिटी आपकी निकली 36 n। अब यहीं से हम लोग दूसरा टर्म निकालते हैं। ये चीजें दी गई हैं, इन्हीं से रिलेट करना है, तिनको रहने देते हैं। दूसरा टर्म हम लोग निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को लिखते हैं कैपिटल M से, इसका फार्मूला लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल निकालना है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन V। सारी चीजें मालूम है, कुछ भी नया नहीं करना है। M इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 98, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला था 100 अपॉन 1.8। तो M इक्वल टू सीधे सीधे हो जाएगा 18। तो मोलरिटी जो सॉल्यूशन की हमको मिली वह 18 m मिल गई। सॉल्यूशन की मोलरिटी जो मिली हमको वो 18 m मिल गई। मोलरिटी भी निकाल लेते हैं हम लोग। मोलरिटी के लिए हम लोग लिखेंगे मोलरिटी का फार्मूला लिखेंगे वेट अपॉन थर्ड है
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सल्यूट आपको मिला है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिला है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सल्यूट घटा देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका मिल जाएगा, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो 2 का वेट मिला है, तीसरे का मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सल्यूट घटाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। ये भी आराम से हो जाएगा, 98 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस 98, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 500। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हुआ, मोलरिटी वो 500 m। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमको दिया गया था 98% H2SO4 बाई वेट, बाई मास दिया गया था। हमको सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी थी, मोलरिटी निकालनी थी और मोलरिटी निकालनी थी। तो हम लोगों ने कहा कि अगर परसेंटेज में हो, बाई वेट में हो, तब आप उसका मतलब भी जानिए, केवल डिफिनीशन से काम नहीं चलने वाला। मतलब अगर आप समझते हैं तो क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप अपने तैयारी के लेवल को किसी भी स्टेज तक ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षा सप्तक चैनल। अगर आपको क्लासेज पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH शुड बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर H2O2 टू प्रिपेयर 11 pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ 11 pH। तो आप यहां देखें, हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही लेंगे। जनरल क्वेश्चन आप करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH should be dissolved in 1 liter H2O to prepare a solution of 11 pH। क्वेश्चन देखें आप। अब देखें, इसको हिंदी में लिखने का कमेंट आया था बच्चों को कि क्वेश्चन आप हिंदी में लिखिए। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हिंदी की जो टर्मालॉजी, इंग्लिश की टर्मालॉजी में यह होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में आपको ज्यादा क्लियर होता है। तो साइंस में हिंदी और इंग्लिश की टर्मालॉजी में बहुत अंतर नहीं होता है। आप पढ़ के देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। वैसे भी हम लोग इसको हिंदी में पूरी तरह से समझाते रहते हैं। यहां देखें, व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH शुड बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर H2O टू प्रिपेयर ए सोल्यूशन ऑफ 11 pH। यहां कह रहा है कि कितना अमाउंट NaOH वाटर, 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया जाए, घोल दिया जाए कि सोल्यूशन का pH 11 हो गया। सोल्यूशन का pH जो है वो 11 हो जाएगा। मतलब NaOH को वाटर में मिलाया गया, फिर सोल्यूशन बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि NaOH की कितनी मात्रा डाली जाए, कितना ग्राम डाला जाए कि सोल्यूशन का pH जो है, pH वैल्यू जो है वो 11 हो जाए। अब यहां आपको टेंशन pH देगा, कुछ भी नहीं दिया, केवल सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया। वाटर का ही वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया 1 लीटर और
वेट आपका NaOH का पूछ लिया गया, NaOH आपका सल्यूट हो जाएगा, और सॉल्यूशन का pH आपको दे दिया गया। अब जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हम क्या इसमें सोच सकते हैं। आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे दिया गया 1 लीटर, यहीं इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 ml। सॉल्यूशन का pH दिया गया 11। अब आपसे सल्यूट है, इसका अमाउंट मतलब वेट पूछ रहा है, इसका वेट पूछ रहा है, अमाउंट मतलब इसका वेट पूछ रहा है। अब आप देखें कि जो भी कहानी होगी वो पीएच से चालू होगी। पीएच है क्या? पीएच कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की स्केल है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी कि पीएच हमारा क्या है, पीएच एक स्केल है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक स्केल है पीएच। इसका मतलब यहां से कंसंट्रेशन निकलेगा हमको, वह कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी हो सकता है, मोलरिटी हो सकता है या मोलरिटी हो सकता है, लेकिन पीएच अगर है तो वो आपको मोलरिटी देगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि पीएच हमको कंसंट्रेशन दे रहा है सॉल्यूशन का, और वो कंसंट्रेशन कौन सा देगा? मोलरिटी का कंसंट्रेशन देगा। तो पीएच जो है सॉल्यूशन का, यहीं से मामला चालू हो जाएगा, वो है 11। अब हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक बना कि बेसिक बना। ये पीएच जो है ये एसिडिक की बात कर रहा है, पीएच जो है। अब हमारा जो सॉल्यूशन बना, हमारा सॉल्यूट है, वो कौन सा लिया? पीएच लिया है कि पीओएच लिया है? तो यहां पर हमारा जो सॉल्यूट NaOH है, ये बेसिक टर्म हाइड्रोक्सिल आयन लिया है, यहां एसिडिक टर्म H+ आयन है। तो मतलब हमको POH सॉल्यूशन का चाहिए, ना कि पीएच हमको चाहिए। तो हम, क्योंकि हमारे पास बेसिक सॉल्यूट है तो हमको POH चाहिए होगा। जब हमारे पास सॉल्यूट एसिडिक होगा तब हमको पीएच चाहिए होगा। जब हमारा सॉल्यूट बेसिक है तो हमको POH चाहिए। तो POH के लिए हम लोग ऐसा जानते हैं कि अगर pH और POH को ऐड करते हैं तो 14 मिलता है। pH हमको मालूम है 11, तो POH यहां से मिल जाएगा हमको। POH ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया 3, POH सॉल्यूशन का मिल गया 3। अब POH सॉल्यूशन का मिल गया 3, तो इसको कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब इसको कंसंट्रेशन के टर्म में जब हमको लिखना होगा तो हम लोग 10 की पावर में इसको ऋण में लगाएंगे, तब ये कंसंट्रेशन टर्म में हो जाएगा। जो POH आया उसको 10 की ऋण पावर में ले चले तो कंसंट्रेशन टर्म मिल जाएगा। तो 10 की ऋण पावर में ले चलेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन किस में आएगा? मोलरिटी में, मोलल में। और ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया NaOH, जो हमारा सॉल्यूशन NaOH का बना है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन हो गया 10⁻³ m। लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट कर रहा है, तो अभी हमारा सॉल्यूशन का मिला। सॉल्यूट में हम लोग देखेंगे सॉल्यूट डिजॉल्व कैसे होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ टर्म से किस तरह से रिलेट है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं कि NaOH जो डिजॉल्व होगा वो Na+1 प्लस OH-1। तो यहां हम लोग इसके कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट सेम है, मतलब NaOH का ही कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ही हमको चाहिए होगा। तो इसका कंसंट्रेशन हमको मालूम है 10⁻³ मोलर। तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हमको मिल गया
10⁻³ तो मतलब मोललिटी हमको मिल गई सल्यूट की। अब हम मोललिटी का फार्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं मोललिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होता है। ये सब सल्यूट का है, तो सल्यूट की मोललिटी हमको मालूम 10⁻³ वेट सल्यूट का हम निकालते हैं। सल्यूट आपका NaOH है, नहीं सॉरी, तो वेट आपको निकालना ही है W। मॉलिक्यूलर वेट सल्यूट का निकाल सकते हैं, NaOH का 40 होता है। 1000 अपॉन वॉल्यूम, आप सॉल्यूशन आपको 1 लीटर दिया है तो मिलीलीटर में लेना है तो 1000। तो यहां से आप देखें ये दोनों कट गए, W NaOH का वेट ऑफ सल्यूट आपको मिल गया 40 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻² ग्राम। जो वेट ऑफ NaOH का कितना अमाउंट डिजॉल्व हुआ, वो हुआ 4.0 इंटू 10⁻² ग्राम। इस तरह से आपने सीखा कि अगर पीएच का टर्म इन्वॉल्व कर दे रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो पीएच का टर्म आपको देता क्या है? पीएच का टर्म आपको कंसंट्रेशन देता है, क्योंकि पीएच एक इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की स्केल है, और कंसंट्रेशन पीएच किस में देगा? मोलर में देगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaOH2 शुड बी डिजॉल्व्ड इन 250 ml वाटर टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 11 pH। अब की बार हम लोग नंबर ऑफ मोल पूछते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaOH twice should be dissolved in 250 ml water to prepare a solution of 11 pH। अब ये कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 250 ml वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए कि सॉल्यूशन का पीएच 11 हो जाए। अब जो गिवन है उसको लिखते हैं। आपके पास जो गिवन है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, pH ऑफ सॉल्यूशन 11, और आपका सल्यूट है CaOH ट्वाइस। इसका नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल आपसे पूछा जा रहा है सल्यूट का। अब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या होगा कि पीएच अगर दिया गया है तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा कि कंसंट्रेशन टर्म को इंडिकेट करता है। और कंसंट्रेशन कौन सा? कंसंट्रेशन ये सॉल्यूशन का किस फॉर्म में? मोलर फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि हमारा सल्यूट कैसा है, ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये एसिडिक कंसंट्रेशन है पीएच, और हम लोग पीओएच की जरूरत है क्योंकि हमारा जो सल्यूट है वो हाइड्रोक्सिल आयन लिया है, तो हमको पीओएच की जरूरत होगी। सॉल्यूशन में पीएच से हमारा काम चलेगा नहीं, तो सॉल्यूशन से पीओएच हम निकाल लेंगे, तो पीओएच आपको 3 मिलेगा। कैसे निकला था ये हमने बताया था पहले। अब ये जो हमारा पीओएच है इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में अब रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 10 की ऋण पावर में ले चलेंगे तो 10⁻³ m हो गया। और ये कंसंट्रेशन किसका होगा?
CaOH ट्वाइस का सोल्यूशन किसका बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा डिजॉल्व कैसे होता है वाटर में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो Ca+2OH-, यहां पर हम हाइड्रोक्सिल आयन और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को देखते हैं तो ये होगा CaOH ट्वाइस कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यहां ध्यान दीजिएगा। और आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जानने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन चाहिए, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेशन ये है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपने निकाला है, CaOH ट्वाइस का कंसंट्रेशन आपने निकाला है 10⁻³ m इक्वल टू 2 हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे तब ये मिलेगा 10⁻³ मोलर। ये कहानी आपको समझ में आई? अब हमको मोलरिटी मिल गई किसकी? सल्यूट की। अब हम सल्यूट की मोलरिटी का फार्मूला लिखते हैं। m लिखते हैं, m इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही नंबर ऑफ मोल है, यही टोटल आपका नंबर ऑफ मोल है। मोलरिटी आपको मालूम है 10⁻³ इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल, इसको n लिख दें, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम आपका है 250, डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया 10⁻³ और सरल कर लीजिए तो n इक्वल टू हो गया 0 पॉइंट हो जाएगा ये भाई, 8 1 8 2 10, तो फिर 8 दूनाई 16 8 पंचे 40 इंटू 10⁻³ तो n हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोगों ने एक एडिशनल टर्म की बात की थी H2O2 की, उसकी थोड़ी सी बात कर लें, फिर एक क्वेश्चन और करके फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। एडिशनल टर्म H2O2 की बात की थी कि H2O2 का कंसंट्रेशन हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ में करते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए कि 20 वॉल्यूम H2O2 दिया गया, क्वेश्चन है 20 वॉल्यूम H2O2 आपको दिया गया, ये आपको दिया गया, गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया नॉर्मेलिटी बताइए। दूसरा पूछा गया कि ग्राम पर लीटर बताइए, ग्राम पर लीटर बताइए। तीसरा इस कंसंट्रेशन को पूछा गया कि मोलरिटी के टर्म में बताइए, और चौथा ये पूछा गया कि इसको परसेंटेज के टर्म में बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 दिया गया। हम लोगों ने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ में लिखी जाती है, तो कंसंट्रेशन H2O2 का दिया गया 20 वॉल्यूम H2O2। अब इस कंसंट्रेशन को कहा नॉर्मेलिटी के टर्म में बताओ,
ग्राम पर लीटर के टर्म में बताओ, मोलरिटी के टर्म में बताओ और परसेंटेज के टर्म में बताओ। तो हम लोग सीखते हैं इससे, तो ये क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएगा कि H2O2 जब भी आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप उससे भयभीत नहीं होंगे। अब हम नॉर्मेलिटी तो आराम से निकल जाएगी। हम लोगों ने सीधा सीधा निकला था कि अगर आपका नॉर्मेलिटी है, कोई वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी गई है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आपको तुरंत चली आएगी। तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 20/5.6, 20/5.6 जो भी निकल के आए ये आप देख लीजिएगा। तो ये नॉर्मेलिटी आपकी मिल गई तुरंत। नॉर्मेलिटी मिल गई तो यहां से तुरंत मोलरिटी भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का तीसरा निकाल दे रहा हूं तुरंत भाई। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होती है मोलरिटी इंटू एक्स। एक्स होता है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर आप समझ रहे हैं ना? वैलेंसी फैक्टर वो होता है जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होता है कैटायन और एनायन, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के टर्म में ऑक्सीजन -1 देगा तो 2 वैलेंसी फैक्टर यहां पर होगा। 2 वैलेंसी फैक्टर होगा तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो रिलेशन होगा, तो यहां NH2O2 और MH2O2 में जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो होगा 2 का। तो ये जो मोलरिटी आपकी यहां निकलेगी वो होगी नॉर्मेलिटी अपॉन 2, और नॉर्मेलिटी आपने निकाल ही लिया है 20/5.6। इसको आप डिवाइड कर दें 2 से। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये आपकी मोलरिटी भी निकल गई। अब बचे 2 टर्म। एक टर्म तो बचा ग्राम पर लीटर और दूसरा टर्म बचा आपका परसेंटेज का। अब ग्राम पर लीटर का जो टर्म बचा, ग्राम पर लीटर वाला जो टर्म बना, वो आप देखिए। ग्राम पर लीटर का एक फार्मूला आप पढ़ लीजिए कि ग्राम पर लीटर इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला याद रखिएगा, ग्राम पर लीटर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये आता कहां से? नॉर्मेलिटी के फार्मूले से ही आता है। नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, जब हम लोगों ने लीटर में लिया था, याद आ रहा है? अब हमको वेट हमारा था ग्राम में और वॉल्यूम लीटर में है, तो यही दोनों ग्राम पर लीटर हुए ना। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ही आपका ग्राम पर लीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इक्विवेलेंट वेट H2O2 का हम लोग निकाल लेंगे और नॉर्मेलिटी आपको मालूम ही है, तो ग्राम पर लीटर आपका हो जाएगा। नॉर्मेलिटी आपने निकाली है 20/5.6 और इक्विवेलेंट वेट आप H2O2 का निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट H2O2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट H2O2 का और परऑक्साइड के टर्म में ये टोटल चार्ज 2 होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 16, 32 और 2 34 अपॉन 2, 17 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया इंटू 17। ये इसका हो गया कंसंट्रेशन टर्म ग्राम पर लीटर में। अब परसेंटेज की बात इसने कर दिया, परसेंटेज की बात कर दिया। परसेंटेज वाला टर्म भी ये ग्राम पर लीटर से ही निकलेगा। देखते हैं हम लोग। ग्राम पर लीटर का टर्म हमारा आया 20
अपान 5.6 इंटू 17, ये आपका आया ग्राम पर लीटर का टर्म। अब परसेंटेज जब हम लोग देखो, ग्राम मतलब वेट और लीटर मतलब वॉल्यूम। अब यहां पर जो हम लोग परसेंटेज का टर्म निकालें वेट बाई वॉल्यूम के रूप में निकाल सकते हैं ना, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, वेट बाई वॉल्यूम के रूप में। लेकिन शर्त क्या थी, ये वेट ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 ml। इसका जब मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, वहां हम लोगों ने यह पढ़ा था 100 ml सॉल्यूशन कंटेन, जो भी मान लीजिए x% था, तो हम लोगों ने यह पढ़ा था कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर ग्राम पर लीटर आपको मालूम है, तो अगर हम ये जो ग्राम है, ग्राम का मतलब सल्यूट का, पर लीटर है ये, अगर यही वेट सल्यूट का हम पर 100 ml कर दें तो परसेंटेज भी मिल जाएगा। तो पर 100 ml करने के लिए क्या करेंगे, पर 100 ml अगर हम इसको कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सल्यूट मिल जाएगा। पर लीटर है और लीटर को आप 100 लीटर का मतलब पर 100, तो आप क्या करेंगे देखें, 1000 ml है, इसको 100 ml बनाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो ये 100 ml हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये पर 1000 ml था। यहां पर हम लोग इसी को चेंज कर दें पर 100 ml, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो पर 100 ml चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से हम डिवाइड कर दें, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 अपान 5.6 इंटू 17 अपान 10, ये परसेंटेज हो जाएगा आपका। अब परसेंटेज किस में होगा, वेट बाई वॉल्यूम में। अब ये खत्म हो जाएगा, तो 2 अपान 5.6 इंटू 17 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो ये हो गया 34 अपान 5.6% हो गया आपका किस फॉर्म में, वेट बाई वॉल्यूम फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो एडिशनल टर्म हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 के लिए किया था, उसको हम नॉर्मेलिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं, मोलरिटी में कैसे चेंज करते हैं, ग्राम पर लीटर में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक्स और पढ़ेंगे। 1-2 बेसिक्स केमिस्ट्री की बची हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक्स में हम लोगों के, और हम लोगों को यह सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कि जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो कैसा काम करते हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक्स को खत्म करते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।